नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरिद्वार में सीएम धामी ने साधु संतों के साथ किया संवाद। 2027 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर किया मंथन। कुंभ को दिव्य, भव्य और सुरक्षित बनाने पर फोकस। उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी। रिटायरमेंट पर मिलेगी 1 लाख रुपए की सहायता राशि। 1 अप्रैल 2026 से मिलेगा लाभ। दून अस्पताल में डॉक्टरों के साथ मारपीट के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। स्वास्थ्य कर्मी और मरीज दोनों पर खतरा। एसएसपी से अस्पताल की सुरक्षा बढ़ाने की मांग। और उत्तराखंड में आने वाले दिनों में सताएगी कड़ाके की ठंड। 21 और 22 दिसंबर को पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और बारिश की संभावना। तापमान में गिरावट के आसार। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। सोमवार को हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कनखल स्थित दक्ष मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान साधु संतों के साथ भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है और उनके साथ संवाद किया। आपको बता दें कि सीएम धामी ने संत समाज के साथ 2027 के प्रस्तावित कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर संवाद किया है और उनकी राय भी ली है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा है कि कुंभ मेले को दिव्य, भव्य और सुरक्षित बनाना सरकार की प्राथमिकता है, लिहाजा इसी दिशा में तैयारियों को सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रार्थना रहती है कि महादेव का आशीर्वाद मिलेगा। महादेव का आशीर्वाद भी लिया है कि सारे काम सारे प्रदेश के अंदर बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो। आने वाले समय में हमारा कुंभ मेला हो रहा है। कुंभ मेला की भी सारी तैयारियां निर्विघ्न रूप से पूरी हों। सभी पूज्य साधु संतों का भी, पूज्य महात्माओं का भी आशीर्वाद लिया है। हम सब मिलकर 2027 में सभी पूज्य संतों के आशीर्वाद से, यहाँ के जनता के समर्थन से, हमारा शासन प्रशासन सभी लोग मिलकर कुंभ मेले का आयोजन बहुत अच्छा करेंगे। हमारे यहाँ भारतीय वैदिक परंपरा के अनुसार सूर्य जब धनु राशि में आता है तो खरमास लगता है, जिसमें सारे शुभ कार्य प्रतिबंधित हो जाते हैं। तो कल चूंकि 16 तारीख को सूर्य जो है धनु राशि में आ रहे हैं और आज सफला एकादशी का पवित्र दिन है, भगवान शिव का सोमवार का दिन था, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की ये इच्छा थी कि महीना समाप्त होने से पहले भगवान शिव का अभिषेक हो और हवन हो और साथ ही अखाड़ा के जो हमारे सभी संप्रदायों के जो अखाड़ा परिषद के संत हैं सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त मिले, इसलिए तात्कालिक प्रोग्राम उनका बना, उसी निमित्त वो यहाँ आए थे। और आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार अब आंगनबाड़ी वर्कर्स को रिटायरमेंट पर 1 लाख रुपए की सहायता राशि देने के लिए तैयार हो गई है और आपको बता दें कि इसका लाभ 1 अप्रैल 2026 से मिलेगा। सोमवार को कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कई योजनाओं को लेकर की गई समीक्षा बैठक के दौरान इसके निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद ही ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा एकल महिला स्वरोजगार योजना की धनराशि भी जनवरी से जारी की जाएगी। नंदागोरा योजना का लाभ उठाने वाले अभ्यर्थी 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। देखिए, आज महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें खासकर हमारी जो नंदागोरा योजना है उसके अभी तक कितने आवेदन आए हैं और कितने आवेदन जन्म लेने वाली बालिकाओं के रहे हैं और कितने आवेदन जो है वो 12वीं पास उत्तीर्ण छात्राओं के रहे हैं, उसकी समीक्षा की गई है। जिसमें लगभग जन्म लेने वाले जो आवेदन करता हैं लगभग 12,576 है और जो 2025-26 के हमारे 12वीं उत्तीर्ण करने वाली छात्राएं हैं उनके आवेदन लगभग 32,839 हैं। तो लगभग 45,415 टोटल कुल आवेदन आए हैं। अभी चूंकि तिथि 20 तारीख तक की है। उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट के संसद में पूछे गए एक सवाल ने उत्तराखंड में विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है। महेंद्र भट्ट के एक सवाल के बाद राज्य में सियासी चर्चाएं शुरू हो गई है। आखिर क्या है महेंद्र भट्ट का यह सवाल और क्यों हंगामा बरपा रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने अपनी ही पार्टी की सरकार को असहज कर दिया है। महेंद्र भट्ट ने दिल्ली में चल रहे संसद सत्र में एक ऐसा मसला उठा दिया जिसके चलते उत्तराखंड की धामी सरकार असहज हो गई। दरअसल सदन में राज्यसभा सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने
सवाल पूछा कि हरिद्वार में लगने वाले कुंभ के लिए क्या केंद्र की क्या योजना है और केंद्र सरकार ने कुंभ मेले की तैयारी के लिए क्या कुछ बजट दिया है, जिसके जवाब में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पर्यटन मंत्रालय मेले और त्योहारों के प्रचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, लेकिन आगामी कुंभ के लिए उत्तराखंड सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। महेंद्र भट्ट के इस सवाल और केंद्रीय मंत्री के इस जवाब के बाद कांग्रेस इसे ले उड़ी है। कांग्रेस ने न सिर्फ बीजेपी पर निशाना साधा, बल्कि धामी सरकार में अधिकारियों के कामकाज को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। बड़ा गंभीर विषय है। जिस प्रकार से महेंद्र भट्ट जी ने राज्यसभा के अंदर पूछा कि कुंभ के लिए क्या बजट है, जब राज्य सरकार की ओर से बजट का कोई प्रस्ताव ही नहीं भेजा गया है तो केंद्र सरकार क्या करेगी इसमें। ये डबल इंजन की सरकार बार बार कहते रहे कि आप डबल इंजन की सरकार बनाइए, प्रदेश का विकास होगा। इतना बड़ा महाकुंभ यहाँ पे होने जा रहा है, विश्व भर के यहाँ पे जो आस्था के प्रतीक हैं जो लोग, वो कुंभ में सम्मिलित होंगे, लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव ना भेजना ये चिंता का विषय है। हालांकि बीजेपी सफाई दे रही है कि उनके अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद की ऐसी कोई मंशा नहीं थी जिससे धामी सरकार पर सवाल उठे। उनके द्वारा राज्य से जुड़े एक विषय पर सवाल पूछा गया और उसका सीधा और आसान जवाब केंद्रीय मंत्री ने दिया है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। कुंभ की तैयारियां राज्य सरकार की तरफ से भी चल रही है और माननीय महेंद्र भट्ट जी ने जो वहां पर सवाल किया वो सवाल नहीं था, वो उनको था कि जब हमारा कुंभ चलेगा तो इसमें हमारा बजट कितना केंद्र की तरफ से मिलेगा, क्या है, इन सारी चीज़ों को प्रस्ताव रखने का काम उन्होंने किया है। और राज्य सरकार अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है किस तरीके से हमारा कुंभ चलेगा, किस तरीके से हमारे, क्योंकि आस्था का प्रतीक हमारा हरिद्वार है और यहाँ पर हमारा कुंभ चलना है। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड के तो ये सौभाग्य है कि जहां पर हमारा कुंभ चलेगा। और हमारे जो सांसद है माननीय अध्यक्ष जी महेंद्र भट्ट जी, उनका प्रश्न ये नहीं था कि वो उन्होंने सवाल किया और वहां पर हमारा प्रस्ताव नहीं पहुंचा, ऐसा नहीं है। प्रस्ताव भी वहां पर पहुंचा होगा, अभी आपको दिखाई देगा। सरकार की तरफ से सारे प्रस्ताव भी आपको वहां पर मिलेंगे और ये सारी चीजें हैं। हो सकता है कि कर्मचारियों के संज्ञान में ये चीजें नहीं रही होंगी। भले ही भाजपा के प्रवक्ता इस मसले पर सरकार और महेंद्र भट्ट का बचाव कर रहे हो, लेकिन एक बात साफ है कि इस मामले में महेंद्र भट्ट और राज्य के अधिकारियों के बीच कोई ट्यूनिंग नहीं थी। ना तो इस सवाल को पूछने से पहले धामी सरकार से चर्चा की गई। यही वजह है कि महेंद्र भट्ट ने चाहे अनचाहे विपक्ष को निशाना साधने का एक मौका दे दिया। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं देहरादून में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। इस बिल्डिंग में करीब 100 दफ्तर एक ही छत के नीचे होंगे और 1000 कारें पार्क हो सकेंगी। ग्रीन बिल्डिंग का जो निर्माण कार्य है वो कार्यदायी संस्था केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन निर्माण कार्यों की धीमी रफ्तार को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिस पर विधायक खजान दास का कहना है कि कार्यदायी संस्था को लगातार निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जून 2026 तक निर्माण कार्य पूरा करने का समय दिया गया है। देखिए, ग्रीन बिल्डिंग का जहां तक सवाल है, एक छत के नीचे जनपद देहरादून के सभी ऑफिस आने हैं और 1000 से भी अधिक गाड़ियों की पार्किंग वहां पे होनी है। और इसमें जो कार्य दिया गया है वो कार्य गति नहीं पकड़ रहा है। इस विषय को लेकर के कितने ही बार जिलाधिकारी वहां पर गए, कार्य की प्रगति को देखा है और मैं स्वयं भी 2-3 बार वहां पर गया है। ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हर हालत में, यानी कि 2026 जून तक ये कंप्लीट होना चाहिए। राजधानी देहरादून का सबसे बड़ा दून अस्पताल एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चाओं में है। अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग में देर रात हंगामे और डॉक्टरों के साथ मारपीट के बाद सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी दून अस्पताल में कई बार चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ हंगामा व मारपीट की घटनाएं सामने आ चुकी है। बावजूद इसके अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। रिपोर्ट देखिए। दून अस्पताल में नहीं कोई सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ कभी भी हो जाता है हंगामा। देर रात डॉक्टरों के साथ हुई धक्का मुक्की और झगड़ा। अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मी और मरीज दोनों पर खतरा।
विवादों में घिरे रहने वाला देहरादून का सबसे बड़ा दून अस्पताल एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर चर्चाओं में है। दरअसल दून अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग में देर रात हंगामा हुआ था, जिसमें दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। साथ ही दोनों पक्षों द्वारा डॉक्टरों के साथ भी बदसलूकी की गई। बता दें कि देर रात देहरादून के मच्छी बाजार में दो गुटों में झगड़ा हुआ था, जिसमें दोनों गुटों के लोगों को गंभीर चोटें भी आई थी। दोनों ही पक्ष दून अस्पताल में इलाज कराने के लिए पहुंचे और वहां पर भी मार पिटाई शुरू कर दी। अस्पताल में मौजूद सुरक्षा कर्मी और पुलिस कर्मचारी भी दोनों गुटों को शांत और मारपीट को छुड़वाने के लिए बीच बचाव करने लगे, लेकिन घटना इतनी बड़ी हो गई कि दूसरे गुट ने सुरक्षा कर्मी, पुलिस कर्मचारी के साथ साथ डॉक्टर्स के साथ भी मारपीट और धक्का मुक्की तक कर डाली, जिसके बाद नाराज डॉक्टर्स ने देर रात को काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी। हालांकि तुरंत ही मामला पुलिस प्रशासन तक पहुंचा, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस टीम ने किसी तरह से मामला शांत कराया और डॉक्टरों को कार्रवाई का आश्वासन दिया। मगर यहाँ सवाल कार्रवाई का नहीं बल्कि अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था का है। जो स्वास्थ्य कर्मी और मरीज व उनके तीमारदार यहाँ इलाज के लिए आते हैं, आखिर उनकी सुरक्षा का जिम्मा किस पर है? क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब दून अस्पताल सुरक्षा को लेकर सवालों के घेरे में हो। मई 2024 में भी दो युवकों ने इमरजेंसी में इलाज जल्दी कराने के लिए डॉक्टर पर पिस्तौल तान दी थी। उस समय भी डॉक्टरों ने हड़ताल की थी, लेकिन इन हड़ताल का धरातल पर कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर दिखाई देता तो उस घटना के बाद अस्पताल परिसर में सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम होते। देर रात की घटना के बाद डॉक्टर्स का खुद ये कहना है कि अगर रात दोनों पक्षों में से किसी के पास भी कोई हथियार होता तो ये घटना और भी गंभीर हो सकती थी। वो सिनेरियो इतना वर्स्ट था कि मतलब उनने वहाँ पे किसी को नहीं देखा, ना हम डॉक्टर्स को, ना पुलिस वालों को, ना हमारे गार्ड्स को। उनको सबको बेयर आउट कट ऑफ करके मार पीट के सबको इधर उधर करके वो कॉन्टिन्यूस फाइट चली अराउंड 1.5 आवर विद इन इमरजेंसी। और उस टाइम कोई एक पुलिस कांस्टेबल था हमारे पास, सतीश मिश्रा जी, उनकी भी एमएलसी हमने बनाया क्योंकि हादसे के दौरान जब वो भी रोकने में बचाव में कर रहे थे मरीज़ का, तो उनकी भी चोट आ गई थी काफ़ी हाथ में, तो उनने बचाव किया। बट उसके बाद पुलिस काफ़ी देर में आई, जब तक वो मारपीट करके सारे लोग भाग चुके थे। एज वी कैन सी, लास्ट फ्राइडे से इस संडे तक काफ़ी ज़्यादा एमएलसीज और काफ़ी ज़्यादा फिजिकल असॉल्ट हो चुके हैं, जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि अब सिक्योरिटी बढ़ाने का वक्त आ गया है, क्योंकि अगर अब हमने सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई तो वर्सन हो सकती है बहुत ज़्यादा चीज़ें। मे बी इट कैन कॉज मोर, जो बोलते हैं ना, ड्रॉबैक्स लेके आ सकती है हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में अगर ये सब कुछ हो रहा है विद इन हमारे सामने, जब सब कुछ थे, पुलिस थी, गार्ड्स थे, उनके ऊपर तक उन लोगों ने मारा है जो अल्कोहल बिंज्ड में थे। उनको ये भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो अस्पताल में है, ये बोलने के बावजूद कि अस्पताल में हमें मरीज़ का ट्रीटमेंट करना है, आपके अलावा और भी मरीज़ है यहाँ पे। बट उनने वो कुछ नहीं सुना, वो सिर्फ तोड़म फोड़म मार पीटी में, क्योंकि सब दारू पी के थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था इस वारदात से कि वो कहाँ है और कहाँ नहीं है। हालांकि इस घटना के बाद दून अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक RS बिष्ट ने बताया कि दून अस्पताल की तरफ से SSP देहरादून को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें अस्पताल सुरक्षा को बढ़ाने की मांग रखी जाएगी। ये सारा का सारा हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग में आया हुआ है कि किस तरीके से मारपीट हुई है। मारपीट के बाद हमने देखा कि एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है, अभी तो वो स्टेबल है, पर उसको काफ़ी इन्होंने, इन्हीं में से दो पक्ष में से एक पक्ष का था जिससे कि इन्होंने बहुत मारपीट कर दी। इसकी रिपोर्ट हमने रात को ही पुलिस को दे दी थी और पुलिस की तरफ से भी हमें बताया गया कि उन्होंने भी दोनों तरफ से FIR लॉन्च कर रखी है और उन लोगों की जो भी इन्वॉल्व थे उनकी अरेस्टिंग हो रही है। दून अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग में रात दिन बड़ी संख्या में आम जनता अपने इलाज के लिए पहुंचती है, जहां कभी डॉक्टरों के साथ तो कभी मरीज और तीमारदारों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार की घटनाएं देखने को मिलती है। ऐसे में जरूरत है दून अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्थाओं में बदलाव करने की, ताकि इलाज कर रहे डॉक्टर और इलाज के लिए आने वाले मरीजों को डर से छुटकारा मिल सके। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। वहीं देहरादून नगर निगम ने गांधी पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए करीब 2.5 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया है। निगम ने दावा किया है कि इस बजट से पार्क की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली जा सकेगी, लेकिन टेंडर्स खुलते ही कहानी ने एक अलग मोड़ ले लिया है।
आपको बता दें कि बिडिंग के दौरान ठेकेदार ने करीब 40% कम रेट डाल दिया और 2.5 करोड़ का काम 1 करोड़ 40 लाख रुपए में करने का दावा किया है। ऐसे में अब सवाल खड़े हो रहे हैं, जो काम 2.5 करोड़ रुपए में तय हुआ था वो इतनी कम कीमत पर आखिर कैसे होगा। हालांकि इस पर नगर आयुक्त नमामि बंसल का कहना है कि गांधी पार्क में सौंदर्यीकरण का काम जारी है और आने वाले 1 से 1.5 महीने में इसे पूरा कर लिया जाएगा। गांधी पार्क में जो सौंदर्यीकरण का कार्य है वो वृहद रूप से टेकअप किया गया है और उसमें काफ़ी हद तक कार्य प्रगति ठीक आ चुकी है, परंतु कुछ अभी कार्य शेष है, जैसे कि उसमें लैंडस्केपिंग के कार्य भी होने हैं और लैंडस्केपिंग के कार्य में अभी लगभग 1 से 1.5 माह का वक्त लगने की अपेक्षा है। हल्द्वानी में पिछले 5 सालों में बने स्थायी जाति और निवास प्रमाण पत्र की जांच में अब और तेजी आ गई है। अभी तक समिति ने करीब 89 प्रमाण पत्रों को संदिग्ध मानते हुए निरस्त कर दिया है। इनमें जाति और बड़ी संख्या में निवास प्रमाण पत्र शामिल है। इस कार्रवाई को लेकर एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि सीएससी सेंटर में फर्जी दस्तावेजों के खुलासे के बाद क्षेत्र में पिछले 5 सालों में बनाए गए दस्तावेजों की लगातार जाँच की जा रही है। प्रमाण पत्र जितने भी पिछले 5 वर्ष में जारी हुए थे सभी का डाटा निकाला जा रहा है। जो भी उसमें उपलब्ध अभिलेख हैं उनका परीक्षण करवाया जा रहा है कि जिस भी प्रमाण पत्र के संबंध में अभिलेख पूरे नहीं पाए जा रहे हैं या अभिलेखों में कोई कमी पाई जा रही है, ऐसे सभी प्रमाण पत्रों को चिन्हित करके समिति के माध्यम से परीक्षण करवाते हुए आख्या प्राप्त की जा रही है, जिस आख्या के आधार पर प्रमाण पत्रों को निरस्त भी किया जा रहा है। अभी तक हमारे 89 प्रमाण पत्र निरस्त किए जा चुके हैं। अभी अन्य प्रमाण पत्रों की जांच गतिमान है, उसमें भी जो प्रमाण पत्र को पाए जाएंगे उनको निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। रुड़की रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की टीम ने बांद्रा एक्सप्रेस से अफगानी नागरिक को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अफगानिस्तान के कंधार का रहने वाला है। पिछले 4 साल से अवैध रूप से भारत में रह रहा था। एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल ने बताया कि आरोपी 2018 में उत्तर प्रदेश के देवबंद स्थित दारुल उलूम में पढ़ाई करने के लिए आया था। वीजा खत्म होने के बाद भी वो नहीं लौटा। हालांकि पुलिस इससे पूछताछ करने में जुटी हुई है। देखिए, कल आरपीएफ जो हमारा थाना रुड़की का है, उन्होंने एक व्यक्ति को थाना गंगनहर को सुपुर्द किया और उनका ये कहना था कि ये व्यक्ति अपने आप को अफगानी नागरिक बता रहा है और उसके पास रेलिवेंट डॉक्यूमेंट नहीं है। तो चेक किया तो वास्तव में एक प्रॉपर इंटरोगेशन के बाद चीज़ें तय हुई कि वो ओवर स्टे पे है और उसके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। तो उसमें एफआईआर पंजीकृत करके उसको जुडिशियल रिमांड पे भेजा जा रहा है। वीजा वगैरह समाप्त हो चुका था, फिर भी रह रहा था वो। अब वही, इसीलिए तो वो उस पर हम लीगल कार्रवाई कर रहे हैं। और अब बात करेंगे उत्तराखंड के मौसम की। प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 21 और 22 दिसंबर को प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। इसके साथ ही उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिले में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल की माने तो बारिश और बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट आएगी। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने के साथ ही ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों के अलाव की व्यवस्था रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो आज उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले स्थानों पर कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा, बर्फबारी मिलने की संभावना है, जबकि ज्यादातर स्थानों पर उत्तराखंड में मौसम साफ रहने की संभावना है। उसके बाद 4-5 दिनों में उत्तराखंड में मौसम जो है ज्यादातर स्थानों पर शुष्क रहेगा और फिर 21-22 में जो है थोड़ी एक्टिविटी हो सकती है, जिसमें जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली या पिथौरागढ़ जनपद में जो है कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा, बर्फबारी मिलने की संभावना है। चमोली में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 साल बाद हिमगिरी प्लांटेशन घोटाले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी के खिलाफ साल 2001 में गोपेश्वर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें पीड़ित शिव प्रसाद ने बताया था कि रुद्रप्रयाग में साल 1993 में हिमगिरी प्लांटेशन नामक कंपनी की स्थापना आरोपी द्वारा की गई। इसमें लोगों को निवेश के लिए अच्छे खासे ब्याज का लालच भी दिया गया। कम समय में दोगुना पैसे के लालच में आकर लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई इस संस्था में लगा दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी दोनों भाई 2001 में जनता का लाखों रुपया लेकर रातों रात फरार हो गए थे। ये 1993 में एक कंपनी स्थापित हुई थी, हिमगिरी प्लांटेशन, और इन्होंने जो छोटे छोटे निवेशक थे उनका पैसा इन्वेस्ट करवाया था। 2001 में थाना गोपेश्वर में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ धारा 406, 420 आईपीसी के अंतर्गत, जिसमें रविंद्र मोहन और उनके भाई राकेश मोहन, इनके द्वारा
जो निवेशक थे उनका लाखों रुपया लेकर गायब हो जाने का इनके खिलाफ ये मुकदमा लिखवाया गया। वहीं हल्द्वानी में पुलिस ने शोरूम में चोरी हुई 3 स्कूटी को महज 48 घंटे के भीतर बरामद कर लिया है। एसपी सिटी मनोज कंतियाल ने बताया कि चोरी की घटना को अंजाम देने वाला और कोई नहीं बल्कि शोरूम का पूर्व कर्मचारी था। आरोपी को शोरूम की हर स्थिति और गतिविधियों के बारे में जानकारी थी, ऐसे में उसने इसका फायदा उठाकर घटना को अंजाम दिया है। बेसिकली वादी के द्वारा एक 12 तारीख को तहरीर हमें प्राप्त हुई थी, जिनमें वादी ने बताया कि भाई मेरा एक शोरूम है यहाँ पर और उस शोरूम में 3 स्कूटी उनके यहाँ चोरी हुई हैं। तो क्योंकि अभियोग जो है इसमें तत्काल पंजीकृत किया गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में इसमें टीमों का गठन किया गया और इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस की सहायता से हम लोगों ने इसमें बहुत शीघ्रता से काम किया, अलग अलग टीमें बना करके, और जिसकी वजह से हमें मात्र 2 दिन में इसमें सफलता मिली, जिसमें हमने मुख्य अभियुक्त जो कि हिमांशु नामक एक व्यक्ति है उसको और 3 स्कूटी के साथ हम लोगों ने अरेस्ट किया है और साथ में इनके जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसकी भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। अल्मोड़ा में 14 नवंबर को हुई महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने बताया कि हत्या आरोपी खेतीबाड़ी का काम करने वाला महिला का ही परिचित निकला है। एसएसपी ने बताया कि पुलिस ने आरोपी पर पिछले 1 महीने से नजर रखी हुई थी। पुख्ता सबूत मिलने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। वहीं आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने अपनी बेटी की शादी के लिए मृतका के गहनों पर हाथ साफ करने के दौरान ही उसको मौत के घाट उतार दिया। 14 नवंबर की रात्रि में जो सांगड़ साहू गांव है लमगड़ा थाना क्षेत्र में, जिसमें गंगा देवी की जो हत्या हुई थी, आज उसका हमने खुलासा किया है। लगभग 1 महीने तक हमारी टीमें इसमें लगातार काफ़ी मेहनत की है। उसमें हमें प्रथम दृष्टया पहले ये जरूर शक हो रहा था कि इसमें जरूर कोई नज़दीकी ही व्यक्ति होगा जो इस घटना में होगा। इसको ध्यान में रखते हुए बड़े संवेदनशीलता के साथ में और हर एंगल में हमने इसमें जांच की, उसमें काफ़ी हमने की, उसमें सीसीटीवी कैमरे भी देखे गए, हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का भी प्रयोग किया, लंबी पूछताछें भी की गई थी। आखिर आज जाके हमने इस घटना का खुलासा किया, जिसमें जिस व्यक्ति पे हमें शक था उस पर हम पहले से नज़र रख रहे थे। तो वो जो मृतका के जो गले का गिलोबंद था जिसके कारण उसने उसकी हत्या की थी, जब वो बेच के वापस हल्द्वानी से जब वो लमगड़ा की तरफ आ रहा था तो उसको पूछताछ के रोका गया, तो उसके पास से लगभग 1,20,000 रुपये मिले। मंगलोर के तासिमपुर गांव में बाईपास के पास युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि खबर लिखे जाने तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। उधर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। एक सूचना पे जो भगवानपुर मंगलोर का जो हाईवे है उसके पास एक अज्ञात शव के होने की सूचना मिली थी, जिस सूचना पर मेरे द्वारा एसपी देहात सर द्वारा और कोतवाल मंगलोर द्वारा और मौके पर फॉरेंसिक टीम ने जो है घटनास्थल का मुआयना किया है और इस संबंध में जो भी चीज़ें हैं आगे पोस्टमार्टम के लिए शव को भिजवा दिया है और जो भी चीज़ें इसमें आगे आएंगी उसमें देखा जाएगा। बाकी पब्लिक से भी अपील है कि अगर इस व्यक्ति को कोई भी पहचानता है तो उसके बारे में बता सकते हैं। वहीं बाजपुर में पुलिस ने दुपहिया वाहन चलाने वाले नाबालिगों को चेतावनी दी है। इसको लेकर कोतवाल नरेश चौहान ने स्कूलों के प्रबंधन के साथ बैठक की है, जिसमें छात्रों को यातायात नियमों को लेकर जागरूक करने के लिए कहा गया। इसके साथ ही दुपहिया वाहन का प्रयोग न करने के लिए भी कहा गया है। अगर नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़े गए तो उनके अभिभावकों का 25,000 का चालान होगा। आज हमने जितने हमारे बाजपुर कस्बे में या देहात में हमारे लगभग 14-15 इंटर कॉलेज हैं, उनके प्रधानाचार्यों को और अभिभावक संघ को बुलाया था। हमारा मेन मोटिव बुलाने का ये था कि कुछ समय से ये जो है सूचना आ रही थी कि जो छोटे बच्चे हैं क्लास 11, 12, 10 के बच्चे हैं, ये लोग जो है बाइक चला रहे हैं और उससे जो है अभी बीच में 1-2 एक्सीडेंट भी हुए हैं। तो इसी अवेयरनेस के रिगार्डिंग हमने इनको आज बुलाया था और इनको थोड़ा बताया भी गया कि उसमें कानूनी प्रावधान में भी बहुत इसमें स्ट्रिक्ट वो है नियम कानून है। जैसे कि इसमें अगर नाबालिग बच्चा वो करता है, ड्राइव कर रहा है, तो उसको 25,000 का जुर्माना उसके फैमिली को। और प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। हरिद्वार में सीएम धामी ने साधु संतों के साथ किया संवाद। 2027 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर किया मंथन। कुंभ को दिव्य, भव्य और सुरक्षित बनाने पर फोकस। उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी, रिटायरमेंट पर मिलेगी 1 लाख रुपए की सहायता राशि। 1 अप्रैल 2026 से मिलेगा लाभ।
दून अस्पताल में डॉक्टरों के साथ मारपीट के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। स्वास्थ्य कर्मी और मरीज दोनों पर खतरा। एसएसपी से अस्पताल की सुरक्षा बढ़ाने की मांग। और उत्तराखंड में आने वाले दिनों में सताएगी कड़ाके की ठंड। 21 और 22 दिसंबर को पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और बारिश की संभावना। तापमान में गिरावट के आसार।